सरकारी संस्थान बचाए जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो भारत सरकार की न केवल जिम्मेदारी है, जवाबदेही है, बल्कि भारत के तमाम करोड़ों लोगों को रोज़गार देने की गारंटी भी है। आप 50,000 करोड़ के विज्ञापन में खर्च कर रहे हैं, पैसा वहाँ बर्बाद नहीं हो रहा क्या? जैसे आपने किसान बिल को वापस लिया, वैसे एनपीएस को सरेंडर कीजिए, आप पुरानी पेंशन बहाल कीजिए। देश के 8 करोड़ परिवार, ये 8 करोड़ वोट आपके नाम होंगे। तो हम जितने भी हो सकेंगे यूनाइट होकर के लोकसभा के चुनाव में जो भी सत्ताधारी पार्टी है, अगर नहीं सुने तो हम उसकी खिलाफत करेंगे। जो ओपीएस की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। जब आप नहीं सुन रहे, कोई दूसरा आदमी सुनने के लिए तैयार है, वो बार बार कह रहा है कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, तो हमारे लोग क्या करेंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं कलम युग। और इस समय हम लोग बात करने के लिए यहाँ मौजूद हैं ओपीएस पर, क्योंकि हाल ही में ओपीएस का जो मुद्दा है वो काफ़ी उभर के आ रहा है सामने। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस चुनाव ओपीएस के मुद्दे पर जीत के आई, और राजस्थान में इससे पहले कांग्रेस की सरकार ने ओपीएस लागू किया। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा ओपीएस के मुद्दे पर, और काफ़ी खासा फ़ायदा हम लोगों ने देखा कि 304 सीटें बैलेट पेपर पे जो चुनाव था उसमें 304 सीटें समाजवादी पार्टी लेके आई। अब सवाल ये है कि 2024 का चुनाव काफ़ी नज़दीक है, काफ़ी सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपनी तैयारियां कर रही हैं। तो 2024 के मुद्दे 2024 में ओपीएस कितना बड़ा मुद्दा रहेगा? मेरे साथ बात करने के लिए मंजीत पटेल जी, एक बार अपने बारे में और अपने संगठन के बारे में थोड़ा बता दें। जी सुमित जी, मेरा नाम डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल है और मैं नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम का एक लीडर हूं, और एज एनएमओपीएस के मीडिया सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रहा हूं, नेशनल मीडिया सेक्रेटरी के, और दिल्ली को प्रिजाइड करता हूं। तो अब क्या लग रहा है ओपीएस सरकार, क्योंकि बीजेपी सरकार ने ही 2004 में बीजेपी सरकार ही थी, अटल जी की सरकार थी, ये मुद्दा जो है आया था और अटल जी ने पेंशन वापस ली थी। देखिए, एक मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात ये रखना चाहूँगा कि ये किसने रखी थी, कब रखी थी, ये ज़्यादा मायने नहीं रखता है। मुद्दा ये है कि 2004 से जब एनपीएस को लागू किया गया, उस समय हम जैसे लोग नई सर्विसेज में नहीं थे, तो इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। कोई जानकारी नहीं थी तो ना तो इसका सपोर्ट था, ना ही इसका विरोध था। धीरे धीरे लोग नौकरियों में आते गए। उस समय ये बताया गया कि एनपीएस ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि 10% उस समय कर्मचारी की सैलरी कटती थी और 10% सरकार भी उसमें कंट्रीब्यूट करती थी। धीरे धीरे क्या हुआ कि क्योंकि एनपीएस में जो भी पैसा कट करके जाता था वो शेयर मार्केट में लगाया जाने लगा। 2-4 से 10 साल होने के बाद उसके दुष्परिणाम आने शुरू हुए। 15 साल के अंदर कुछ रिटायरमेंट शुरू हुए, कुछ मौतें हो गई इन सर्विस। जब उनके दुष्परिणाम सामने आए तब इसका विरोध शुरू हुआ। फिर हम लोगों ने एक यूनाइट करके एक प्लेटफार्म बनाया जिसका नाम रखा नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, एनएमओपीएस। बेसिकली एनएमओपीएस 2017 से काम कर रहा है, और उसमें उस समय हम लोगों ने 7-8 राज्यों को आपस में जोड़ा जो अलग अलग अपने राज्यों में एनपीएस का विरोध कर रहे थे। गवर्नमेंट सर्विसेज में आप? जी बिल्कुल। अभी मतलब अक्सर हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट जो सर्विस के लोग होते हैं वो मतलब पीछे हटते हैं बोलने से, सरकार की खिलाफत करने से, नौकरी को खतरा हो जाता है। देखिए, पहली बात तो ये सरकार की खिलाफत नहीं है, ये सोचने के नज़रिए पे डिपेंड करता है। अगर हमारी कोई समस्या है, हमारी कोई पीड़ा है, हम सरकारी सिस्टम में काम करते हैं, हम एक नौकर हैं, सरकारी नौकर जो 30, 35, 40 साल तक देश की सेवा करता है। अगर कोई ऐसी समस्या है जो चपरासी से लेकर के आईएएस अधिकारी तक है, स्टेट से लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट तक है, ऑटोनोमस बॉडीज़ में हर जगह एक ही समस्या है, तो बस हम उसको संयुक्त रूप से उसको एक प्लेटफार्म के तहत उस आवाज़ को उठा रहे हैं। इसमें सरकार का विरोध नहीं है, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि इस समस्या को नज़रअंदाज ना किया जाए। अगर बार बार हम नज़रअंदाज करेंगे तो सरकारी कर्मचारी भी यूनाइट हैं, वो भी ताकत रखते हैं। और यही नहीं, हम ये बताना चाहते हैं कि आज एनपीएस में 84 लाख से ज़्यादा परिवार हैं, और नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम इन 84 लाख कर्मचारी परिवारों की लड़ाई न केवल लड़ रहा है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की भी लड़ाई लड़ रहा है। तो हम सरकार को बस यही कहना चाहते हैं कि अगर आपने अब भी 18 साल बीत जाने के बाद 5-7 साल हो गया हम लोगों को भरपूर फ्लैश में आंदोलन चलाते हुए, अगर आप नहीं सुनेंगे तो हम जितने भी हो सकेंगे यूनाइट होकर के लोकसभा के चुनाव में जो भी सत्ताधारी पार्टी है, अगर नहीं सुने तो हम उसकी खिलाफत करेंगे। अभी हमने बीते चुनाव में कुछ देखा कि विपक्षी पार्टियों को और कांग्रेस को समर्थन रहा आप लोगों का। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि कांग्रेस को समर्थन रहा या समाजवादी पार्टी को, वो तो नतीजों में दिखा ना। नहीं, नतीजों में दिखा। अब ये हम तो ये दिखाना चाह रहे हैं सरकार को कि ये नतीजे आप अपने हिसाब से क्यों नहीं बदलवा लेते हैं। आप सत्ता में हैं, हम आपसे डिमांड कर रहे हैं, हम आपके सामने अपनी बात रख रहे हैं, आपसे गिड़गिड़ा रहे हैं, आपसे मांग रहे हैं ना अपना अधिकार, तो आप क्यों नहीं सुन रहे?
जब आप नहीं सुन रहे, कोई दूसरा आदमी सुनने के लिए तैयार है, वो बार बार कह रहा है कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, तो हमारे लोग क्या करेंगे? उनको जहां उम्मीद दिखेगी कांग्रेस के साथ जाएंगे? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि कांग्रेस के साथ जाएंगे, सपा के साथ जाएंगे, बसपा के साथ जाएंगे। देखिए, हमारा मुद्दा यूनिफाइड मुद्दा है। जो ओपीएस की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। मैं आपको दिख ही रहा है फिर। देखिए, बड़ी सीधी सी बात, राजस्थान में लागू हुआ, फिर हिमाचल प्रदेश में लागू हुई। देखिए बात बड़ी सीधी सी है। अगर आप हिमाचल की बात कर रहे हैं, राजस्थान की बात कर रहे हैं, आप झारखंड की बात ही नहीं कर रहे हैं। वहाँ तो कांग्रेस की सरकार नहीं है, वहाँ तो हेमंत सोरेन जी की सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। कांग्रेस गठबंधन में है। देखिए गठबंधन कहाँ है कहाँ नहीं। अभी देखिए सिक्किम की अगर मैं बात करूँ, अभी मैं 4 महीने पहले सिक्किम गया था। सिक्किम के मुख्यमंत्री जी प्रेम कुमार सिंह तमांग जी से मैं मिला। मैंने उनसे इस समस्या को बताया कि सिक्किम में तकरीबन 80,000 कर्मचारी हैं जो इस समस्या से पीड़ित हैं। आप इनकी आवाज़ उठाइए, हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे। वहाँ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा और भाजपा का गठबंधन है, तो हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर सरकार सुन रही है देन वी आर विद द गवर्नमेंट, वो चाहे किसी भी पार्टी की हो। अगर नहीं सुन रही है तो हम उसको सपोर्ट करेंगे जो हमें सुन रहा है। वो पार्टी कौन सी है डजेंट मैटर। ये आप धमकी दे रहे हैं? नहीं, मैं धमकी नहीं है, सीधे सीधे देखिए धमकी की बात ये है। आप खुद सोचिए कि 84 लाख कर्मचारी हैं, उनका परिवार भी है, तकरीबन 8 करोड़ से ज़्यादा वोट है। हम तो ये कह रहे हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, इस 8 करोड़ वोट के लिए आप हमारी आवाज़ बने। और जैसे आपने किसान बिल को वापस लिया, वैसे एनपीएस को सरेंडर कीजिए, आप पुरानी पेंशन बहाल कीजिए। देश के 8 करोड़ परिवार, ये 8 करोड़ वोट आपके नाम होंगे, इसमें दिक्कत क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि क्या करेंगे ओपीएस, मतलब अपने हिस्से का खाइए, मतलब मुफ्त की रेवड़ी है। कुछ लोग कहते हैं कि ओपीएस को। देखिए यही बात है कि पहले एनपीएस को बढ़िया बताया गया था। पहले ये बताया गया, सरकारों ने विज्ञापन पर हज़ारों करोड़ खर्च किए ये कह करके कि ओपीएस से एनपीएस ज़्यादा बेहतर है। लोग बहुत खुश हुए। अब जब उसके दुष्परिणाम सामने आ गए, जब लोगों ने ओल्ड पेंशन स्कीम मांगनी शुरू की, तो कह रहे हैं कि पेंशन देश पर बोझ है। बोझ नहीं है। पहली बात तो किसी भी लोग बोलते हैं कि लोग ओपीएस के लिए सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, बुढ़ापे को सेव करने के लिए सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, और नौकरी मिलती है तो काम ठीक से नहीं करते हैं। देखिए ये बिल्कुल गलत बात है। अगर काम सरकारी कर्मचारी ठीक से नहीं कर रहा तो इस पूरे सिस्टम को चला कौन रहा है? क्या 552 लोकसभा सदस्य चला रहे हैं या 250 राज्यसभा सदस्य चला रहे हैं? देखिए ब्यूरोक्रेसी जिस तरह से काम करती है उसका एक अपना प्रोसीजर है कि हायर लेवल पर कौन बैठा है, उसके नीचे कौन है, उसके नीचे कौन है। तो हम सिस्टम को चलाने वाले हम लोग हैं, ना कि वो 250 लोग या 550 लोग अपने तरीके से चलाते हैं। उनको सपोर्ट, उनको जो प्रोसीजर है उसमें हम ही लोग फॉलो करते हैं, हम ही लोग उस कार्यप्रणाली को आगे बढ़ाते हैं। तो ये कोई कैसे कह सकता है कि बिना सरकारी कर्मचारी के देश चल रहा है, सरकार चले? बड़ी एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। अभी कोरोना आया 1 साल पहले, 2020 से लेकर के 2021 तक कोरोना ने पूरे देश में त्राहिमाम मचा दिया। हज़ारों लोग काल के गाल में समा गए। तब क्या प्राइवेट सेक्टर वाले आए थे सेवा करने के लिए लोगों की? एयरपोर्ट पे कौन लगा था? लोगों की काउंटिंग करने के लिए कौन लगा था? जो प्राइवेट हो रही है उस पर क्या कहेंगे? देखिए मैं यही तो बात कहना चाह रहा हूँ कि सरकार जो होती है वो इसलिए नहीं होती कि हर जगह से पैसा कमाए। सरकार वेलफेयर स्टेट के लिए होती है। आप वृद्धावस्था पेंशन क्यों देते हैं? आप देना बंद कर दीजिए तो पैसा और बच जाएगा। आप विकलांग पेंशन देना बंद कर दिया और पैसा बच जाएगा। ये तरीका नहीं है ना। वेलफेयर स्टेट का मतलब है कि हर ज़रूरतमंद को, जब 60 साल के बाद आदमी 30 साल तक 35 साल तक देश की सेवा करता है, उसके बाद जब वो बूढ़ा हो जाता है उसकी ज़रूरत ये है कि उसका सहारा सरकार बने। और पेंशन लायबिलिटीज़ हैं, कोई बोझ नहीं। पेंशन एक जिम्मेदारी है कि हाँ अब मेरी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। अब मैं काम करने लायक नहीं बचा हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो हमारी ओल्ड एज सोशल इनकम सिक्योरिटी गवर्नमेंट पे तय करती है। तो गवर्नमेंट को ख्याल रखने की ज़रूरत है, ना कि गवर्नमेंट कह रही इससे पैसा किस में नहीं जाता। आप 50,000 करोड़ के विज्ञापन में खर्च कर रहे हैं, पैसा वहाँ बर्बाद नहीं हो रहा क्या? तो मेरा सीधा यही संदेश है कि पेंशन को पैसे की नज़रिए से ना देखा जाए, बल्कि ये ओल्ड एज सोशल इनकम सिक्योरिटी के नज़रिए से देखा जाए। वृद्धा पेंशन मिलती है तो वृद्धा पेंशन जिनको आप दे रहे हैं, आप बताइए वृद्धा पेंशन से क्या आप, देखिए मैं कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ एक ही बात, पूरे देश का एक मैप उठाया जाता है, फिर उसमें ये कहा जाता है HDI नंबर 1 पर कौन है? नॉर्वे है। नंबर 2 पर ये है। भारत का जब नंबर आता है तो कहते हैं 135, 36, 37 है ना। फिर भुखमरी का सूचकांक आता है, फिर कहते हैं हमारी पोजीशन बहुत ख़राब है। तो आप बताइए लोगों को अगर आप पेंशन नहीं देंगे तो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहाँ जाएगा? लोग 2 करोड़ 1.5 करोड़ परिवार जो है, मेरी बात सुनिएगा कि 1-2 करोड़ जो परिवार हैं, अगर उनको बुढ़ापे पर सही से सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, ना तो वो अच्छा खा सकेंगे, ना अच्छा पहन सकेंगे, ना अच्छा इलाज करवा सकेंगे, ना अच्छा बच्चों को शिक्षा दे पाएंगे, एजुकेशन भी नहीं दे पाएंगे। तो आपका HDI कहाँ जाएगा? 135 से 155 पहुँच जाएगा, 157 पहुँच जाएगा। आप अंतिम देश की पायदान पर हो जाएंगे।
देखिए, चाहे पेंशन हो चाहे सैलरी हो, ये इसलिए बनाई गई है ताकि जो आपका एटमॉस्फेयर चल रहा है, जो भी आपकी इकोनॉमी है, उसके हिसाब से आप बेहतर जीवन जी सके, इसके लिए बनाया गया। ना कि आपको किसी एक कर्मचारी की जगह पर आप आउटसोर्स करते हैं, कहते हैं हम 10 कर्मचारी रख लेंगे, लेकिन क्या उन 10 कर्मचारियों का सही से चूल्हा जल पाता है? क्या उनके बच्चे सही से शिक्षा पा पाते हैं? मेरा आखिरी सवाल है, क्योंकि मैंने अभी प्राइवेटाइजेशन पे सवाल पूछा था, प्राइवेटाइजेशन और ओपीएस, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन होगा तो ओपीएस ऑटोमेटिक नहीं होगी, क्योंकि सरकारी नौकरी नहीं होगी। दोनों के खिलाफ आप बोल रहे हैं, दोनों की मांग है आपकी? बिल्कुल बिल्कुल, दोनों के खिलाफ है। देखिए, निजीकरण जहां बहुत ज़रूरी है, जिन जगहों पर जिन संस्थाओं से रेवेन्यू जनरेट होता है, उनका निजीकरण तो समझ में आता है, लेकिन अंधाधुंध निजीकरण जब सारे सरकारी प्रतिष्ठान आप बेच दोगे, तो कल के लिए प्राइवेट कंपनियों का भी नीरव मोदी के साथ क्या हुआ, अभी फलाने के साथ क्या हुआ, बहुत सारे लोग ऐसे, कोई 20,000 करोड़ लेकर के भाग रहा है, कोई 50,000 करोड़ लेकर के भाग रहा है। सरकारी संस्थान बचाया जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो भारत सरकार की न केवल जिम्मेदारी है, जवाबदेही है, बल्कि भारत के तमाम करोड़ों लोगों को रोज़गार देने की गारंटी भी है। अब आप प्राइवेट कर दोगे तो रोज़गार की गारंटी कहाँ रहेगी? भारत का बच्चा पैदा होगा, वो आपसे रोज़गार मांगेगा, आप तो कह दोगे मेरे पास कोई संस्थान नहीं है, प्राइवेट वाले चला रहे, वो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कर रहे हैं। 24 में मुद्दा रहेगा। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, मैं आपको बताऊं कि 2024 का सबसे बड़ा मुद्दा 84 लाख कर्मचारी परिवारों का पुरानी पेंशन की बहाली है। इसके आगे सारे मुद्दे आज की डेट में बेकार है। और मैं यहाँ से आपको फिर कह रहा हूँ कि हर लोकसभा सीट पर 15,000 से ज़्यादा एनपीएस कर्मचारी परिवार हैं। माननीय मोदी जी इस बात को समझें कि 15,000 कर्मचारी परिवार किसी भी लोकसभा सीट का समीकरण बदल सकते हैं। चलिए सर, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे पास, हमारे साथ एनएम ओपीएस के प्रवक्ता हैं दिल्ली में, और ओपीएस का क्या मुद्दा रहेगा 2024 के चुनाव में, क्योंकि पिछले बीते कुछ चुनावों में हम लोगों ने देखा विपक्षी पार्टियों ने काफ़ी अच्छे तरीके से ओपीएस के मुद्दे को उठाया, और कहीं ना कहीं उसका लाभ भी विपक्षी पार्टियों को मिला इस चीज़ का। तो आगे किस तरीके से मुद्दा आगे आएगा वो हम लोग देखने वाली तस्वीर होगी। 2024 में क्या समीकरण बनेंगे, क्या मुद्दे बनेंगे, और कौन कौन सी विपक्षी पार्टियाँ साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो फिलहाल ये वीडियो मैं खत्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के नमस्कार।